हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ भूले बिसरे टॉपिक्स को। ऐसे टॉपिक जो या तो गलती से मेरे से छूट गए हैं, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक जिससे क्वेश्चन में तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस तो आते हैं बट वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। एटलीस्ट जो सिलेबस तुम लोग का गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है उसमें वो सारे टॉपिक्स नहीं है, बट वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं। ठीक है, अब पता नहीं उसको आउट ऑफ सिलेबस बोले या फिर टफ क्वेश्चन सेट करना बोले, बट हम लोग कोई चांस नहीं ले सकते। तो हम लोग वो सब पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और मैं तुम्हें भी इंकरेज करता हूँ कि अगर तुम्हारे पास भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं बताना भूल गया हूँ या जो मेरे से स्किप हो गया है, वो तुम मेरे को जरूर मेंशन करो। मैं कोशिश करूँगा कि उसका मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो ला दूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ ये है बार्लोज व्हील। ये पहले आता था, अब इतना ये रिलेवेंट नहीं रहा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग 1% भी अगर आने का चांस है तो भी हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये मत सोच के छोड़ दे, मतलब किसी भी चैप्टर को या फिर किसी टॉपिक को ये मत सोच के छोड़ देना ये तो 1 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स आता है। नहीं, वो हर एक मार्क्स एक एक मार्क्स बन के 100 मार्क्स बनता है। राइट, कोई भी मार्क्स को तुमको छोड़ना नहीं। तो बार्लोज व्हील क्या होता है, ये देखो, ये कुछ ऐसा होता है। देखो ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक व्हील होता है, इसमें यहाँ पे देखो दो तुम्हारा टर्मिनल है, उसको हम लोग कंसिडर मतलब कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से, तो ये व्हील घूमने लगता है। ठीक है, यही है इसका एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन नहीं आता। उसमें क्वेश्चन यही आता है कि ये जो करंट इससे पास कर रहे हैं उसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा, वहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ। यह है मिस्टर बार्लो जिन्होंने इसको डिजाइन किया था। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन किस बेसिस पे काम करता है। ये है बार्लोस व्हील का एक स्कीमेटिक डायग्राम। ऐसे ही देखो, यहाँ पे एक व्हील है और यहाँ पे दो मैग्नेट है। ठीक है, एक नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ है। ठीक है, अब इसका एक हिस्सा ये वाला जो पॉइंट है उसको वायर से कनेक्ट किया गया है और इसमें मरकरी भरा जाता है। क्यों? क्योंकि मरकरी इज अ मेटल। ठीक है, मरकरी इज अ मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे मरकरी भरा जाता है और मरकरी से एक तार निकाल के यहाँ पे तुम्हारा सर्किट कंप्लीट होता है और यहाँ पे होता है एक तुम्हारा स्विच। अब जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट पास होने लगता है। इस करंट इस वायर के थ्रू जाता है यहाँ पे, ये चूंकि मेटल का बना हुआ है, इस मेटल से जाता है इस व्हील में और ये व्हील रोटेट करने लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इस व्हील का डायरेक्शन क्या होगा और इस व्हील का स्पीड किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये दो चीज। और यहाँ पे इसका जो हर एक तुम देख रहे हो ना, क्या बोलते हैं इसको, हर एक पॉइंट वो तुम्हारा मरकरी में डिप होते रहते हैं। ये डिप होगा, ये फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन यहाँ पे डिप होगा, फिर ये डिप होगा। अगर ऐसे घूम रहा है तो अगर उल्टा ऐसे घूम रहा है तो ये डिप होकर इधर चला जाएगा, उसका ये वाला पोर्शन यहाँ मरकरी में डिप होगा। ठीक है, तो ये जो घूम रहा है उसका डायरेक्शन हम लोग कहाँ से पता करेंगे, किस डायरेक्शन में घूमेगा। तो उसके लिए यहाँ पे तो अगर तुम देखो तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग उसको दे रहे हैं और वो मूव कर रहा है पार्ट, तो वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो हम लोग फ्लेमिंग से कौन सा रूल लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन निकालने के लिए जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसमें हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं या फिर मोटर्स रूल लगाते हैं। मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में, उसमें भी तो वही होता है ना, कन्वर्ट होता है। इसमें भी सेम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए हम लोग को तीन चीज का मतलब तीन चीज होता है, उसको कोई दो चीज का डायरेक्शन पता होना चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, हमेशा ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर है। राइट, यह करंट का डायरेक्शन और यह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो तुम्हारा मोशन का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, देख लेते हैं हम लोग। देखो ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, यह है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये है तुम्हारा करंट का डायरेक्शन, यह है तुम्हारा करंट का डायरेक्शन। तो तुम्हारा ये जो होगा पीछे की ओर जाएगा, क्या, मोशन, तो मोशन यहाँ पे पीछे की ओर हो रहा है। ठीक है, ऐसा तुमको समझ में आया होगा। इसको तुम ऐसे ना करके ऐसे भी देख सकते हो ना कि यहाँ पे तुम्हारा करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर। ये तुम खुद से देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है, मतलब अगर तुम अपना इंडेक्स फिंगर इधर की ओर करते हो और तुम्हारा क्या बोलते हैं ये मिडिल फिंगर इधर की ओर करते हो, तो तुम्हारा जो थंब होगा वो ऊपर की ओर होगा। मतलब ये जो व्हील है वो ऐसे घूमेगा, विच इज एंटी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। समझ में? अब इससे क्वेश्चन क्या होता है कि अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, इन्वर्ट करते हैं, इधर से ना जान के हम लोग अब करंट का डायरेक्शन को इधर भेज रहे हैं, ऐसे जा रहा है करंट, तो क्या होगा, सिंपल है, व्हील का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर हम लोग करंट बढ़ा दें, मान लो यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, हम लोग 5 एम्पियर का करंट भेजने लगे, तो करंट जैसे जैसे बढ़ाएंगे इस व्हील का स्पीड भी उसी हिसाब से बढ़ते जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ में आएगा तुमको बार्लोस व्हील। अब आगे हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन बनता है, लेकिन सेमीकंडक्टर तुम लोग के सिलेबस में है नहीं। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है।
सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनका कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा और कंडक्टर से कम होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स आर अ मटेरियल विच हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स और इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटर से ज़्यादा होता है कंडक्टिविटी और तुम्हारा ये कंडक्टर से कम होता है कंडक्टिविटी, ठीक है। अब क्वेश्चन जो आता है इससे कि टेम्परेचर का सेमीकंडक्टर पे क्या असर पड़ता है। इसका एग्जांपल है तुम्हारा सिलिकॉन जर्मेनियम, याद रखना। तुम्हारा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर पे टेम्परेचर का क्या मतलब असर पड़ता है। तो टेम्परेचर हम लोग को ये पता है कि जब हम लोग कंडक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो मैंने बताया था जब रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे तो मैं बताया कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्टिविटी घट जाता है। बताया था क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तुम्हारा जो एटम्स है या फिर जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो उतना ज़्यादा ही वाइब्रेट करेगा, जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा वो एक दूसरे से उतना कोलैप्स करेगा, एक दूसरे से उतना हम लोग क्या होगा, मतलब एक दूसरे से टकराएगा, और जितना ज़्यादा टकराएगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा होगा। ये मैं बताया था पिछले वीडियोज़ में। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब किसी चीज़ का रेजिस्टेंस बढ़ता है मतलब उसका कंडक्टिविटी क्या होता है, घट जाता है। लेकिन ये बात कंडक्टर का है, ये रूल तुम्हारा सेमी कंडक्टर पे लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसको जानने के लिए हम लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? मान लो कि यहाँ पे एक इंसुलेटर है, ये एक इंसुलेटर है, ठीक है। ये हर एक चीज़ का हम लोग का दो बैंड होता है, ठीक है। बैंड मतलब क्या होता है? पहला बैंड होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और दूसरा होता है वैलेंस बैंड। मतलब क्या, हमको अगर याद हो तो मैंने बताया था पहला या दूसरे क्लास में जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था, तो इलेक्ट्रिसिटी मूव किस लिए करता है? ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट से बाहर जाते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, वो ऑर्बिट से बाहर जाते हैं, तभी तो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी मूव होता है, राइट। हमारा मैं पहले या दूसरे क्लास में बताया था, एक्सप्लेन किया था। तो वो जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ऑर्बिट में रहता है वो किस ऑर्बिट में रहता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है, कि एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है। और एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। वहां पे यहीं पे उसी मतलब यहाँ पे उसी वैलेंस ऑर्बिट को वैलेंस बॉन्ड के नाम से जाना गया। जब वो एटम वैलेंस ऑर्बिट से कूद के बाहर रह जाता है तो वो कंडक्शन बैंड में आ जाता है, मतलब वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कूद के कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। ये जो जगह होता है वो ब्लैंक होता है, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब यहाँ पे इस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं रुक सकता, समझ में? या तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड में रहेगा या तो सीधे कूद के कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, और वो जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, समझ में? अब जब बात इंसुलेटर का करते हैं, इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप बहुत ज्यादा होता है। अब इस गैप को भरने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोग को यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि अगर मैं तुमको बोलूँ यहाँ से तुमको यहाँ पे जंप करना है तो तुमको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए, ठीक है। यही रीजन है कि तुम्हारा इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें, बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करें, तो हम लोग को मिनिमम कंडक्शन देखने को मिलता है, बहुत थोड़ा सा कंडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन वो कंडक्शन हम लोग को इतना कम होता है कि पहला बात तो समझ मतलब दिखाई नहीं देता, हम लोग नेग्लिजिबल होता है। दूसरा बात, उतना ज्यादा एनर्जी देने के बाद हम लोग का जो मटेरियल है वही खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। अब अगर हम लोग बात करें कंडक्टर का, कंडक्टर में ये जो वैलेंस बॉन्ड है और कंडक्शन बॉन्ड है वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और ओवरलैप किए होते हैं, ठीक है। कंडक्शन बैंड और तुम्हारा वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप किया होता है। इसका मतलब क्या कि यहाँ से इजीली तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में जाना होता है बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी के। इसीलिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तुम्हारा जो कंडक्टर है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। क्यों पास हो जाता है? क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन के लिए कोई एक्स्ट्रा हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ता, वो एनर्जी अपने आप कंडक्शन वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में चला जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। अब इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच आता है एक तीसरे तरीके का एलिमेंट जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो डिफरेंस है ना ही इतना कम होता है जितना कंडक्टर में होता है, ये ओवरलैप तो नहीं करता, ना ही इतना ज्यादा होता है जितना इंसुलेटर में होता है। मतलब इसका टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बॉन्ड में, बॉन्ड नहीं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड वो बहुत कम होता है। मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा एनर्जी दे दें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में। मतलब कि अगर हम लोग उसमें सेमीकंडक्टर में एनर्जी दें तो तुम्हारा वहां से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो कंडक्टर में बदल जाएगा। वहीं अगर हम लोग सेमीकंडक्टर का एनर्जी खींच लें तो वो कंडक्टर से इंसुलेटर में बदल जाएगा। इसीलिए इसका वास्ट यूज होता है हमारे लाइफस्टाइल में, क्योंकि हम लोगों को मान लो कि कोई एक मतलब मशीन बना रहा है
उसमें हम लोग कभी कंडक्शन करना है और कभी नहीं करना है, तो उसको हम लोग इजीली मॉनिटर कर सकते हैं सेमीकंडक्टर से। कैसे? अगर हम लोग सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करें, मतलब थोड़ा सा हीट दें, एनर्जी का मतलब हमेशा हीट होता है मोस्ट ऑफ द केस में, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करें या फिर थोड़ा सा उसमें हम लोग हीट दें, तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने लगेगा और ये कंडक्टर बन जाएगा। वहीं अगर वहां से हम लोग थोड़ा सा हीट खींच लें, बाहर निकाल लें, तो अब यहाँ से कंडक्टर यहाँ से कूद नहीं पा रहा, सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कूद नहीं पाएगा और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा और ये इंसुलेटर बन जाएगा। समझे? इसका मतलब कि अगर हम लोग सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका कंडक्शन बढ़ेगा, मतलब उससे कंडक्टिविटी बढ़ेगा, और जब कंडक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। ऐसे समझ में आया होगा। सेमीकंडक्टर का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी घटेगा। लेकिन अगर हम बात कंडक्टर का करते हैं, कंडक्टर में तो पहले ही ओवरलैप है, इसको और एनर्जी चाहिए नहीं होता। हम लोग अब इसमें अगर ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं एटम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे में टकराने लगेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी होगा, उनको पता नहीं करना क्या उस एनर्जी का, तो एक दूसरे से टकराने लगेंगे तो होगा क्या? कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। कोलिजन से क्या होगा? तुम्हारा एनर्जी वेस्ट होगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो 100 बात की एक बात क्या है कि सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी घटेगा और कंडक्टेंस बढ़ेगा। वहीं अगर कंडक्टर में हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा और कंडक्टिविटी घटेगा। ऐसे ये तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेज क्या है? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, जिनमें रेजिस्टेंस जीरो होता है। अब इसका मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लो कि ये तुम्हारा एक लैंप है, मतलब लैंप बोल रहे हैं, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो है पोस्ट टावर है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वायर से जा रहा है 3 घरों में, घर ए में जा रहा है, एक घर बी में जा रहा है और एक घर सी में जा रहा है। ठीक है, और ये लोग यहाँ से मान लो कि 100 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। अब क्या होगा कि मान लो जो ए है वो हम दो में जैसे नॉर्मल घर वाला है, तो ये 100 जो एम्पियर का करंट यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, वहां पे ये 100 पहुंचेगा नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि जो वायर है वो तो एक मेटल का बना हुआ है और एक मेटल में एक रेजिस्टेंस होगा, तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगा? रेजिस्टेंस क्या करता है? वो एनर्जी हटा देता है। जो 100 एम्पियर एनर्जी यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 80 एम्पियर ही। बीच में एनर्जी कौन खा जाएगा? ये तार खा जाएगा, इसीलिए ये तार हीट हो जाता है। ड्यू टू रेजिस्टेंस क्या होता है? हीट उत्पन्न होता है, हीट पैदा होता है तार में। ठीक है, जो बी है वो मान लो अंबानी है। ठीक है, तो अंबानी के घर में जो तार जा रहा है वहां पे 100 एम्पियर का जो करंट है वो पहुंचेगा 90 एम्पियर। ऐसा क्यों? तुम्हारे घर पे 80 एम्पियर, उसके घर पे 90 एम्पियर। क्यों? क्योंकि तुम यूज किया है ब्रास का वायर। ठीक है, लेकिन अंबानी चूंकि पैसे वाला है वो यूज कर रहा है तुम्हारा सिल्वर का वायर, और सिल्वर तुमको पता है सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, इसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है। तो रेजिस्टेंस कम होगा मतलब क्या? यहाँ पे एनर्जी का लूज कम होगा, एनर्जी कम खत्म होगा आते आते, और जितना यहाँ से निकला है उससे थोड़ा सा कम यहाँ पे पहुंच जाएगा। वहीं एक और घर है सी, जो एक साइंटिस्ट है, वो कुछ मटेरियल से बनाया है, उसका नाम तुमको नहीं पता, बट ये तुमको पता है कि यहाँ पे जो 100 एम्पियर करंट निकल रहा है उसके घर भी 100 एम्पियर ही पहुंच रहा है बिना किसी लॉस का। ठीक है, तो इस वायर में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक वायर हो, एक मटेरियल हो और उसका रेजिस्टेंस जीरो हो, ओम का वैल्यू जीरो हो? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये हम लोग को बहुत दिन तक ऐसा लगता था कि नहीं, ये एक आइडियल केस है। आइडियल केस क्या होता है? आइडियल केस वो केस होता है ना जिसको हम लोग मान लेते हैं आदर्श केस। यहां तक हम लोग नहीं पहुंच सकते। जैसे कि तुमको पता होगा कि आइडियल जीरो टेम्परेचर क्या होता है? आइडियल जीरो टेम्परेचर क्या होता है? 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन। अभी जो 273 केल्विन है यहाँ तक पहुंचा नहीं जा सकता, इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी बोलते हैं। बस ये हम लोग का थियोरिटिकल है, थियोरी है कि अगर हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो सब कुछ जम जाएगा, सब कुछ फ्रीज कर जाएगा, बट हम लोग यहाँ तक पहुंच नहीं सकते। वैसे ही पहले लोगों को माना जाता था कि सुपर कंडक्टर जो है वो एक थियोरी है, यहाँ तक हम लोग कभी पहुंच नहीं सकते, क्योंकि कोई भी मटेरियल उसमें थोड़ा सा तो तुम्हारा रेजिस्टिविटी होना ही चाहिए, होगा ही। एक मटेरियल प्रॉपर्टी है ना, तो मैंने बोला था रेजिस्टिविटी क्या होता था? रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, और मटेरियल प्रॉपर्टी को तुम जीरो नहीं कर सकता। ये सब बात सच था, लेकिन कब तक? 1911 तक। 1911 में आए मिस्टर के ओम्स, ये हैं एक साइंटिस्ट, प्रोफेसर के ओम्स। इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि नहीं, जीरो रेजिस्टेंस पॉसिबल है। अब इन्होंने कैसे प्रूफ किया?
इन्होंने बोला कि हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। घटेगा नहीं घटेगा? अभी हम लोग पढ़ के आए कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर क्या होगा, अगर हम लोग टेम्परेचर घटाने लगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो क्या हम लोग टेम्परेचर घटा के ऐसे किसी टेम्परेचर पे पहुंच सकते हैं जहां पे ये रेजिस्टेंस घट के जीरो आ जाए? क्योंकि जीरो से कम तो रेजिस्टेंस हो नहीं सकता। टेम्परेचर जीरो से कम हो सकता है बट रेजिस्टेंस तो कभी जीरो से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग कोई भी कंडक्टर का टेम्परेचर घटाते जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो हो गया, उसको बोलते हैं टीसी यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, अब बोलो, अभी तक तो ये बात थियरी ही है, क्या इन्होंने कुछ प्रूव करके दिखाया था या फिर वैसे ही बस बोल के चले गए? नहीं, इन्होंने दिखाया कि इन्होंने कुछ मटेरियल में ये टेस्ट किया और उनके जो रिजल्ट है बिल्कुल पॉजिटिव है। उन्होंने एचजी पे टेस्ट किया। एचजी क्या होता है? पारा, मरकरी। मरकरी 2.4 केल्विन पे एक सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, वो और नीचे जाना चाहते हैं लेकिन 0 केल्विन पे हम लोग नहीं पहुंच सकते। ठीक है, 0 केल्विन क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। ठीक है, अच्छा वो माफ करना, पीछे -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, कीप दैट इन माइंड, वहां मैंने केल्विन बोल दिया था। 0 केल्विन पे तुम्हारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, ये है तुम्हारा मरकरी पे। वहीं लेड 7.25 केल्विन पे एक सुपर कंडक्टर हो जाता है। वहीं अगर हम लोग प्लूटोनियम, कोबाल्ट और गैलियम को मिलाएं तो 18.5 केल्विन पे ये एक सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। बट अब तुम्हारा सवाल ये आएगा कि जब बहुत अच्छा बात है हम लोग को सुपर कंडक्टर बना लिए, तो हम लोग उसको यूज क्यों नहीं करते? रीजन इज, इसको यूज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि 2.4 के फिर भी बहुत कम टेम्परेचर है। ठीक है, इस टेम्परेचर को हम लोगों को नॉर्मल डे लाइफ में लाना इम्पॉसिबल है। ये 2.4 हो या 7.25 हो या 18.5 हो, ये लैब्स में बने हैं। इसका हम लोग अभी तक कोई भी क्या बोलते हैं तो कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। अभी तक हम लोग के पास कमर्शियल यूज करने लायक सुपर कंडक्टर नहीं है। समझ में आया? सुपर कंडक्टर समझ में आया? अब एक बात यहाँ पे तुमको ये आता है कि अब सुपर कंडक्टर का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बिल्कुल कंडक्टर की तरह उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, वहीं तुम्हारा सुपर कंडक्टर का भी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। इस चीज को याद रखना। अच्छा, अब आता है लेंज लॉ। ये तुम लोगों का है भी नहीं, ये क्लास 11-12 का चीज है। ठीक है, इसको मैं तुमको समझा रहा हूँ इजी लैंग्वेज में, हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन इसको स्किप मत करना, इसको समझ के जाना। ठीक है, क्योंकि जरूरी है, इससे क्वेश्चन बने हैं। शायद 2020 में ही इससे क्वेश्चन पूछा है, लेंज लॉ। व्हाट इज लेंज लॉ? लेंज लॉ क्या होता है? एक बार इसका तुम स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। करंट इंड्यूस्ड इन अ सर्किट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स। ये एक नया वर्ड मिला हुआ तुमको, फ्लक्स, एंड टू एक्सर्ट अ मैकेनिकल फोर्स विच अपोज द मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? जब हम लोग एक कॉइल के पास तुम्हारा एक क्या बोलते हैं मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है, फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडे ने ये तो बोला कि करंट पैदा होता है, लेकिन फैराडे ने करंट के डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला था कि जो करंट यहाँ पे पैदा होगा, इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। वो ये बोला था कि डायरेक्शन चेंज होगा। ये बात सच है, क्योंकि तब इसीलिए तो हम लोग उसमें गैल्वेनोमीटर लगा रहे थे, याद है? जब हम लोग फैराडेज लॉ पढ़ रहे थे तो उसमें गैल्वेनोमीटर का यूज कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को डायरेक्शन चाहिए था। बट उसने डायरेक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं दिया फैराडे ने बोला डायरेक्शन चेंज हुआ। कब चेंज होगा ये उसने सही से मतलब बताया नहीं था, उसको बताया मिस्टर लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोल रहे थे कि अगर कोई मैग्नेट है जिसके मूवमेंट के कारण एक कॉइल में इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है, द करंट इंड्यूस्ड इन अ सर्किट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कब होगा? जब ये मैग्नेट मूव होगा, इज डायरेक्टेड टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स। अब देखो, ये जो करंट, ये जो मैग्नेट है वो जो मूव कर रहा है, इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पे फ्लक्स में चेंज हो सकता है। फ्लक्स अभी के लिए तुम यही जानो ना, फ्लक्स तुम्हारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये इस करंट, ये जो मैग्नेट जब मूव कर रहा है, इस मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी चेंज हो रहा है इस वायर के अराउंड। इस वायर के अराउंड, ये जो वायर है यहाँ पे तुम्हारा मैग्नेट है, इस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो रहा है। किसके लिए? इस मैग्नेट के लिए। ये जो फ्लक्स है, यहाँ पे जो चेंजेस आ रहा है वो चेंजेस क्या होगा? फ्लक्स
या हाँ डायरेक्टर अपोज द चेंज इन फ्लक्स। यहाँ पे जो चेंजेस आएगा वो इस मैग्नेट के मूवमेंट को अपोज करेगा। मतलब तुम्हारा इस मैग्नेट की वजह से इस कॉइल में जो करंट पैदा होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो तुम्हारा करंट है वो इस मैग्नेट के मूवमेंट को अपोज करे, ठीक है। इसके लिए एक मैकेनिकल फोर्स भी जनरेट करता है। समझ में नहीं समझ में तो अभी के लिए तुम ये स्टेटमेंट अभी रट लो, 2-3 बार लिखो, मैं आगे के स्लाइड में तुमको समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक्सप्लेनेशन समझने से पहले तुम 2 चीज समझ लो जो शायद मैं बताना भूल गया था कि अगर करंट क्लॉकवाइज मोशन में मूव करता है एक सर्कुलर लूप में तो वो हमेशा साउथ पोल बनाता है, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो हमेशा नॉर्थ पोल बनाता है। इस चीज को याद रखो। अगर एक तुम्हारा करंट कैरिंग कॉयल है उसमें करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मतलब समझते हैं यहाँ पे 12, 1, 2 क्लॉक के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो साउथ पोल बनाएगा, और वही अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो नॉर्थ पोल बनाता है। ये मैं इसलिए बताया ना क्योंकि इसके बाद तुमको समझना काफी इजी हो जाएगा। अच्छा ये देखो यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया है तुम्हारा जो तुम्हारा ये था स्टेटमेंट था, इसको फिर से एक बार पढ़ लो। अब मैं समझाता हूँ कि ये चीज है कि मान लो कि यहाँ पे एक करंट कैरिंग कॉइल है, राइट, और यहाँ पे है एक मैग्नेट, मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, मैग्नेट का साउथ इधर है। अगर हम लोग मैग्नेट को मूव करवाते हैं तुम्हारा यहाँ पे मान लो ये मैंने दिखाया है इसके लिए क्या बोलते हैं करंट के लिए, ठीक, करंट का डायरेक्शन दिखाने के लिए दिखाया है। अगर हम लोग इस मैग्नेट को मूव करते हैं करंट की ओर मतलब कॉइल की ओर तो करंट का डायरेक्शन भी उसी अकॉर्डिंग मूव होता है। मतलब जब हम लोग इसको इधर की ओर मूव करते हैं तो करंट इधर की ओर मूव कर रहा है, और जब इधर पीछे की ओर मूव कर रहे हैं तो करंट इधर की ओर मूव कर रहा है। समझ में? अच्छा तो ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग कर ये तुम्हारा नॉर्थ पोल इधर की ओर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा वो किसके लिए बन रहा है? इस मैग्नेट के लिए बन रहा है, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के लिए बन रहा है, राइट। यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा इस वायर के चारों ओर वो तुम्हारा इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के लिए ये फ्लक्स बन रहा है, या फिर यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा वो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के लिए है। समझ में? अब ये जो नॉर्थ पोल आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये जो कॉइल है ये क्या करेगा, ये करंट को उस डायरेक्शन में घुमाएगा ताकि यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बन जाए और ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को अपोज करे। समझ में नहीं समझ में? ये अगर नॉर्थ पोल यहाँ पे आ रहा है आगे बढ़ रहा है तो ये करंट भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा कि यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बन जाए। क्यों? क्योंकि ये करंट उसी डायरेक्शन में घूमता है जिस डायरेक्शन में ये जो मैग्नेट है उसके मूवमेंट को रोक सके। अगर यहाँ पे नॉर्थ की जगह साउथ पोल बना देता है तो मूवमेंट रोक पाएगा क्या? ये नॉर्थ साउथ पोल एक दूसरे को और अट्रैक्ट हो जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगा, मूवमेंट और बढ़ जाएगा। मूवमेंट रोकने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे नॉर्थ पोल का बना होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल बनाना है तो उसको किधर की ओर घूमना पड़ेगा? नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज घूमने से होता है तो ये इधर की ओर घूमेगा, तब यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। वहीं जब ये दूर जा रहा होता है तब इसका यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो भी नॉर्थ पोल की वजह से ही होता है, लेकिन वो किस लिए होता है? वो नॉर्थ पोल के दूर जाने की वजह से होता है। समझ में? तो तुम्हारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इस क्या बोलते हैं मैग्नेट के पास या दूर जाने की वजह से बन रहा है। मतलब इस मैग्नेट का मूवमेंट होना जरूरी है। जब वो पास आ रहा है तो पास आने की वजह से बन रहा है, वहीं जब ये मैग्नेट दूर जा रहा है तो दूर जाने की वजह से बन रहा है। जब वो पास आ रहा है तो ये उसको रोकेगा, दूर भेजेगा, और जब यही मैग्नेट दूर जा रहा होता है वो उसको पास खींचेगा। दोनों ही कंडीशन में ये अपना जो इनिशिएटिंग फोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है उसको रोकने का कोशिश करेगा। समझ में या नहीं समझ में? मतलब ये जो नॉर्थ पोल है आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बनेगा, जब ये नॉर्थ पोल पीछे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। क्यों साउथ पोल बनेगा? यहाँ पे नॉर्थ पोल पीछे की ओर जा रहा है, उसको खींचना है अपनी ओर, तो यहाँ पे साउथ पोल बनाता है। इसीलिए जैसे तुम्हारा मैग्नेट का डायरेक्शन आगे पीछे की ओर होता है वैसे ही तुम्हारा करंट का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे नॉर्थ बनाया। क्यों बनाया नॉर्थ? क्योंकि यहाँ पे इसको नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये पास आ रहा है तो इसको दूर भेजना है, इसलिए यहाँ पे वो नॉर्थ बनाया। वहीं अगर देखा जाए जब दूर जा रहा है तो यहाँ पे अब इसको पास खींचना है, अब इस वाला कॉइल को क्या मैग्नेट को पास खींचना है, इसलिए यहाँ पे ये साउथ पोल बना है। ऐसा है, तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, ये था लेंस लॉ। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो देखो, समझ में आएगा। ठीक है, और अगर तुमको ये स्टेटमेंट समझ में आना तो स्टेटमेंट को भी रख लो। ठीक है, अभी तुमको मैं समझाने पाऊंगा, उसमें बहुत कुछ होता है, इसका अपना मैं क्या बोलते हैं मैथमेटिकल डिडक्शन होता है, तो उसके बाद ही तुमको समझ में आएगा। ठीक है, तो
ये थी कुछ भूली बिसरी बातें। और मैं कुछ देख रहा था कि माध्यमिक के पेपर में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स जरूर बनाओ, ठीक है, एक भी न्यूमेरिकल मत छोड़ो, नॉट इवन वन, एक न्यूमेरिकल भी मत छोड़ो, एक न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, एक भी न्यूमेरिकल मत छोड़ो, न्यूमेरिकल बनाओ। तो मैं तुमको प्रोवाइड करवा देता हूँ, सारे क्वेश्चन को मैंने जॉट डाउन किया है, मैं तुमको उसका पीडीएफ जो दे दूंगा, तो करो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। चलो बाय।